Now, data representation normally in real life we are using particular number system, ठीक है ना, specific number system हम लोग follow करते हैं to represent any data. That data may be for currency, for measurement, for anything. So we are using certain pattern, certain decimal number system through which we can represent the data. Like unit के पहले जो भी data आप लेते हैं, unit लगाने के बाद वो information बन जाता है. यानी कि अगर आप बोल रहे हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर लेंथ हो सकता है, 5 फीट आपका जो है ये मेजरमेंट हो सकता है. केवल डेटा 5 लेते हैं तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है. तो सबसे पहले तो दो फैक्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक डेटा और दूसरा इंफॉर्मेशन. यानी कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन कब बनता है? डेटा आपका रॉ फैक्ट्स है. कोई भी रॉ फैक्ट्स फिगर्स comes under the data. When it becomes the information, so information is what? That is the processed data. यानी कि whenever the data is processed data is known as information. Now, basically you already know that inside the computer there is no scope for decimal number system. You know, whatever number system you follow to represent any number, to represent any data in real life में जो भी data आप represent करते हैं वो एक certain number system को follow करते हैं और उस number system को decimal number system कहते हैं. लेकिन कंप्यूटर में decimal number system यूज नहीं होता है. यानी कि inside the computer instructions are handled in the form of 0 and 1, and that 0-1 combination represents certain data also. That 0-1 is used to represent any data also. So as like जैसे आप 10, 12, 13, 100, 200 जो डेटा आप बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उस डेटा को किसी भी मेजरिंग यूनिट के साथ यूज करके आप इंफॉर्मेशन बना लेते हैं. लेकिन इनसाइड द कंप्यूटर देयर इज नो स्कोप फॉर द नंबर सिस्टम लाइक डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. फॉर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वी जस्ट यूज, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हम लोग फिर भी यूज करते हैं. बट फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू we need a pattern of the number which is in the form of 0 and 1. So today we'll just discuss about some number system. So we have a machine instructions. So when you discuss the particular information technology paper, IT paper, then you just go through the generation of computer. There is not there is a generation for computer, not only computer, for language, for operating system, ठीक है ना, for application program, for processor also. Your processor is also divided into several generation, ठीक है ना. तो आवाज जा रही है कि नहीं? ऑनलाइन? यस सर, आ रही है. तो मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है that is in the form of 0 और 1. तो अर्लियर कंप्यूटर, जब हम जनरेशन की बात करेंगे तो 1GL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL and now 6GL is about to start. अभी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक अब 6GL की बात नहीं करेंगे. तो 1GL, 2GL एज लाइक GL यहाँ पर लैंग्वेज से कंसर्न है. तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, second generation language, third generation, fourth generation, fifth generation. हाँ, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. अब ये जो 1GL, 2GL, 3GL की बात करें, व्हाई वी डिस्कस लैंग्वेज? बिकॉज अर्लियर कंप्यूटर यूजेस द इंस्ट्रक्शन इन द मशीन फॉर्म, यानी मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनीथिंग. मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. देन आफ्टर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर.
and initially there is a assembler. तो पहला ट्रांसलेटर असेंबलर के फॉर्म में आया. ट्रांसलेटर क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. देन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, बता रहे हैं. हाँ, ये सब इंटरप्रेटर, फिर आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर एसक्यूएल, है ना, एक्सेट्रा. ये अलग अलग लैंग्वेज यूज किया गया. CodeGL में ही एसक्यूएल यूज किया गया था. कंपाइलर, इंटरप्रेटर आपका अर्लियर यूज हुआ. अब ये ट्रांसलेटर क्या है? पहले तो बेसिकली ट्रांसलेटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. एक आपका जो लैंग्वेज जिसमें आप कोड लिखते हैं, सोर्स लैंग्वेज, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट लैंग्वेज. हाँ, बता रहे. सोर्स लैंग्वेज दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, लाइक C++, जावा जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं. लेकिन वो आपका मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज इज व्हाट, दैट इज मशीन लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. रवि, इसको डिलीट करो. जहाँ पे नोटेशन का जरूरत होगा आपसे सजेशन मांगा जाएगा तो दीजिएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर आप दोनों लिख सकते हैं. एसक्यूएल, देन एडवांस लैंग्वेज. अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर. यानी ट्रांसलेटर comes into three flavor, that is assembler, compiler and interpreter. ठीक है ना. बेसिकली इन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो assembler is used. ठीक है ना. assembler का यूज कंपाइलर डिजाइन में भी किया जाता है. जैसे आप पाइथन लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी के बेस पर होता है. आपका इंटरप्रेटर बेस्ड हो सकता है, कंपाइलर बेस्ड हो सकता है, ठीक है ना. तो ट्रांसलेटर जो यहाँ मॉड्यूल ट्रांसलेटर यूज किया गया, ये ट्रांसलेटर बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया गया? इट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज कन्वर्टर. यू कैन से ट्रांसलेटर को आप बोल सकते हैं ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है ना, और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ऑल आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर. तो आप ट्रांसलेटर बोले. अब यहाँ ट्रांसलेटर इज रिप्लेस्ड बाय असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. So whenever your translator is replaced by assembler, that means source language is assembly language and your machine language is in the form of 0 and 1. So that is in the form of 0 or 1, and this is, that is English like language. यानी कि जब पाइथन में आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन दैट लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय द पर्टिकुलर कंप्यूटर. So that language must be converted into 0 1 form, and for that translator is needed. So translator is needed whenever you want to convert your English like language into a machine language form. So 0 1 के form में. Up now the translator may be used as an assembler, it may be used as a compiler, as an interpreter. हाँ, तो अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर सिमिलरली एक जैसा ही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप जब पाइथन में कोड करते हैं तो टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट द फर्स्ट प्रीवियस लाइन. यानी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन इन ए करेक्ट मैनर टू मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना. तो इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन फेच करता है. यानी कि इंस्ट्रक्शंस में किसी लाइन में अगर एरर है तो you cannot move to the next line, but in case of compiler entire code is scanned once.
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर के साथ क्या है कि पूरा कोड एक बार आपका स्कैन होगा, जितना भी एरर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसको एक एक करके आप सॉर्ट आउट कीजिए। जो डिस्प्ले एरर मैसेज आपका आया डिस्प्ले बॉक्स में, जो डिस्प्ले हुआ मैसेज बॉक्स में, उसको एक एक करके सॉर्ट आउट करिए। नहीं, फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे अगर किसी तरह का एरर होगा। हाँ, आप जो आईडी यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं पाइथन में, तो वहां पर आप पूरा लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटेट करता है। लेकिन उस कोड को अगर आप नोटपैड में लिखेंगे या किसी पर्टिकुलर एडिटर पर लिखेंगे, तो वहां पर आपको रेक्टिफाई करना होगा। यानी कि इंटरप्रेटर बेस्ड अगर डायरेक्ट आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर में आपको हर लाइन को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना होगा। कंपाइलर जैसे C++, C# में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अगर, तो वहां पर क्या है कि एक बार आप प्रोग्राम पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन इज द सिंटेक्स एरर चेकिंग, क्योंकि जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें 3 तरह का एरर होगा। एक तो ग्रामेटिकल एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, और तीसरा आपका क्या होगा, रन टाइम एरर। हाँ, व्हाट इज SW? Advanced language. SQL is the structured query language. SQL is your structured क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में जैसे यूज होगा, माई एसक्यूएल आप सुनते हो, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, इंग्रीज, साइबेस, MS एक्सेस, ऑल आर द डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इसमें कुछ आपका फ्री ओपन सोर्स है, फॉस है, यानी कि कुछ आपका इसमें फॉस भी है। स्ट्रक्चर्ड, STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये SQL सभी डेटाबेस लैंग्वेज में यूज होता है, चाहे वो माई SQL हो, SQL सर्वर हो, ओरेकल हो, इंग्रीज हो, साइबर, ऑल आर द डेटाबेस लैंग्वेज, MS एक्सेस हो। इसमें अब ये SQL है क्या, फ्री ओपन। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ कि जो जिसको यूज करने के लिए कोई प्रायर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसे योर पाइथन इज आल्सो फ्री ओपन सोर्स, PHP इज फ्री ओपन सोर्स, ठीक है ना। बट इन सर्टेन मॉड्यूल ऑफ पाइथन यू हैव टू टेक अ प्रायर लाइसेंस, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ प्लगइन आपका जो है वो परचेजेबल भी है, खरीद के भी आप यूज करते हैं, बट मेन मॉड्यूल आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जिसको आप डायरेक्टली फ्री डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री डाउनलोडेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री नहीं है, तो ये फॉस नहीं है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट को प्रायर लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि क्रैक वर्जन लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअलिटी में परचेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ही आप यूज कर सकते हैं, वो फ्री ओपन सोर्स नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज यानी सोर्स लैंग्वेज आपका चेंज होगा। तो सोर्स लैंग्वेज आपका जो है, सोर्स लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, हाई लेवल लाइक C++, ठीक है ना। तो और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज हमेशा क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। यानी पाइथन C#,
ठीक है, C modified, and after incrementation of C you will get C++, and in C sharp there is 2 incrementation, and ये आपका जो है it is printed as this form, hash यानी कि डबल इंक्रीमेंटेशन and it will generate hash sign. तो C से C++ then C sharp मॉड्यूल चेंज होता गया आगे. सोर्स लैंग्वेज आपका ये कुछ भी हो सकता है. अब बेसिकली सोर्स लैंग्वेज को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज रखें, तो उस केस में हमारा ट्रांसलेटर जो है वो असेंबलर कब होगा, यानी ट्रांसलेटर इज रिप्लेस्ड बाय असेंबलर व्हेन योर सोर्स लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज. दिस इज द सोर्स लैंग्वेज. So whenever your source language is assembly language, then it will convert that assembly language into machine language, or you can say object language, है ना. तो आपका जो ट्रांसलेटर है, that translator is replaced by assembler, यानी कि name of the assembler is used whenever you are going to translate assembly language program into object language program. First, whenever you are going to convert high level language program or any object oriented programming language as a source language, then your translator is either use interpreter or compiler. Suppose if you are writing interpreter here, so your interpreter is used to convert the English like language into machine language form. And third, there is another scope for HLL or OOPL, where in place of interpreter we use compiler. Are you getting the point? What is the need of translator? Translator is just used. So 1GL जो first generation language था, first generation computer uses machine language instruction. That means operations यानी कि instructions are written directly in the form of 0 and 1, and which is easily understood by the particular computer. Computer उसको easily understand कर लेता था, लेकिन उसके बाद उसमें mnemonics या symbolic constant का concept आया, यानी कि in second generation the concept of mnemonics is introduced. Mnemonics क्या है? ये English like language, इनका भाषा नहीं सुना है. तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का यूज किया गया. तो अब क्या है कि ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ी. तो ट्रांसलेट करने के लिए वेरियस ट्रांसलेटर आपका डिजाइन हुआ, जिसमें पहला ट्रांसलेटर असेंबलर के फॉर्म में आया, और सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज हम लोग लिखना शुरू किए. जो अभी आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना शुरू किए, तो जो 0-1 से थोड़ा सा आसान था, अब यहाँ 0-1 के जगह पर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज mnemonic सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यूज होने लगा. ठीक है ना. जैसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए मूव यूज हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐड मल्ट, ये सब आपका सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन mnemonics यूज हुआ. अगेन अब ये जो आप mnemonics यूज कर रहे थे या ऑपरेंड जो यूज कर रहे थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 0-1 के फॉर्म में और ट्रांसलेटर के फॉर्म में आपका क्या आया, असेंबलर. थर्ड जनरेशन से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट कर दिए लिखना, यानी कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज C++ ये सब मार्केट में आने लगा. तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दो ऑप्शन था. इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करता था, जो है वो इंटायर कोड को एक बार स्कैन करता था, और एरर मैसेज है उसको एक बार डिस्प्ले करता था. तो एरर लॉग आपका क्रिएट हुआ कंपाइलर से, और उस एरर लॉग के बेसिस पर एक एक करके आप एरर को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ गए. So that is the concept due to which the translator came into existence. But एक चीज आप इसमें कॉमन देख रहे हैं कि finally each and every instruction must be converted into 0-1 form to execute inside the computer. कंप्यूटर के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट होने के लिए उसको हमेशा 0-1 के फॉर्म में ही, instruction is always executed inside the CPU or the central part of the computer in the form of 0 and 1.
So for that reason we discuss the number system. That is the data representation inside the computer. So already you know the number system. Concept is that it is used to represent any number. So before discussion of number system, you just have a concept of number and digit. What is the basic difference between these two? What is the difference between number and digit? Number is the collective call and digit is the इंडिविजुअल कॉल. यानी कि आप जब कलेक्टिव कॉल करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम के में, जब नंबर बनाते हैं तो वहां पर लिस्ट ऑफ डिजिट्स को यूज करते हैं. जैसे अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, क्योंकि आप डेसिमल नंबर सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर आप बोल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो these are what? These are the digits. What is number? Decimals. हाँ, नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर, कोई डिजिट कॉम्बिनेशन से बना, जैसे 120 110 10, ठीक है ना, जिसमें एक से अधिक डिजिट का यूज किया गया. तो दैट्स व्हाई इट इज collective call. यानी कि whenever you are collecting the digits for designing the number, for generating number, whenever you are using digit available in the particular number system, then it becomes the number of that number system. Whenever you call the particular digit individually of that number system, then it is termed as digits. So digits is the individual representation and number is the collective representation. You can also say collective call or collective representation. अभी लाता है फिर या आगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप एक नंबर सिस्टम यूज किया. बेसिकली कोई भी नंबर सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेस और रेडिक्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट बेस और रेडिक्स? यस, बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय बेस और रेडिक्स? यस यू. हाँ, व्हाट इज योर गुड नेम? सौरभ कुमार. बताइए. नहीं बताया नहीं है, बताया तो सब चीज अभी पहली बार बता रहे हैं. बट वेदर यू हैव एनी कंसर्न अबाउट दैट टर्मिनोलॉजी बेस और रेडिक्स? नो. सिट डाउन. तो बेस या रेडिक्स ये तय करता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में कितना सिंबल, कैरेक्टर, डिजिट्स अवेलेबल है, क्योंकि वो जो अवेलेबिलिटी है उसी के बेसिस पर उसमें नंबर बनाया जा सकता है. तो whenever you define the particular terminology base or radix, so base or radix is what? Base or radix is the total number of digits, symbol, character available in particular number system. So why we say the base of decimal is 10? Because the digits available in that number system is 10, 0 to 9. Why we say that the base of binary is 2? Because the digits available in that number system is 2, that is in the form of 0 and 1. Why we say the base of octal number system is 8? Because the digits available in that number system is 0 to 7. Total 8 digits are there, that is why it is octal. Why we say that the base of hexadecimal number system is 16? 15. Hexadecimal, that means decimal yani 10 digits and hex characters, 6 characters is there, A B C D E F. तो ये 16 डिजिट्स और कैरेक्टर मिलाकर 16 है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल का जो बेस है 16 है. तो बाय दिस डेफिनेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द बेस और रेडिक्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम. किसी भी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स ये है, क्यों है? यू कैन इजीली जस्टिफाई दैट कि द बेस और रेडिक्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, सिंबल्स और कैरेक्टर्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम. तो वट एवर डिजिट, सिंबल्स यानी टोटलिटी में जितना भी डिजिट्स होगा वही आपका बेस तय करेगा. तो बेस के बेसिस पर हम
हाँ दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बेसिकली वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो जिसमें से कुछ टाइप तो आप ऑलरेडी यूज किए हैं रियल लाइफ में, अभी भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कंप्यूटर पढ़ने लगे, आईटी पढ़ने लगे तो 0 1 में काम होने लगा। अभी भी रियल लाइफ में आप डेसिमल पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को डेटा में का यूज करना है जहां पर, उस डेटा के फॉर्म में डेसिमल नंबर पैटर्न को ही यूज करते हैं। तो पहला जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। देन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन ऑक्टल, इसको ओ से। हेक्साडेसिमल, जिसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग ट्रांसलेटर की बात किए, तो कोई भी नंबर सिस्टम को एक से दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ सकता है। तो बीइंग ए प्रोग्रामर यू हैव आल्सो include your the provision to convert any number system into another number system। तो बेसिकली कन्वर्जन का क्या फैक्टर है, उसके पहले दो तीन फैक्टर है जिसको हम लोग को क्लियर समझ लेना है। पहला चीज कि डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़कर यहाँ पर जो 3 नंबर सिस्टम है इसको इंडिविजुअल स्पेल करते हैं। पहला चीज ऑलवेज कंसर्न इन माइंड कि व्हेनेवर यू आर you are in the process to spell the number designed by a specific number system other than decimal number system, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को ही कलेक्टिव स्पेल करते हैं। इसके अलावा ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी कोई भी नंबर है उसको इंडिविजुअल स्पेल करते हैं। अभी आप अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे तो बहुत बार वहां पर आपको जो है फिगर में लिखने के लिए बोला जाएगा। तो फिगर में अगर आपका रोल नंबर बहुत बड़ा है तो वहां पर इंडिविजुअल स्पेल करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपका जो कैरेक्टर या डिजिट्स है उसको इंडिविजुअली, अगर 5 है तो FIV5 लिखिए, वहां पर 1 लाख 10 करोड़ इस तरह से आप मेजरिंग आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दे, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ लिख दे, तो उससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगा। इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए क्या कहा जाता है, इंडिविजुअली स्पेल कर दो। यानी जो जो अगर S है तो S लिखो, P है तो P लिखो, Q है तो Q लिखो, 0 है तो ZERO लिखो। यानी कि उसको वर्ड में लिखने के लिए हर कैरेक्टर को फेच करके उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली वर्ड जनरेट कर दीजिए। ठीक है ना। आपको पूरा यूनिट मेजरमेंट नहीं करना है, 10 100 1000 प्लेस नहीं चेक करना है, आपको केवल इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करके लिख देना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर सिस्टम है उसको इंडिविजुअली स्पेल करते हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हैं 125, तो ये 125 कभी भी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी तो खैर होगा नहीं, लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हो सकता था। लेकिन अगर 125 बोल रहे हैं तो अगर बेस नहीं भी मेंशन है तो ये डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर बोलेंगे 125, तो 125 का मतलब है ये ऑक्टल या हेक्साडेसिमल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 125 जो डिजिट है ये ऑक्टल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी है। तो अब बेस इज नीडेड, वहां बेस बताना पड़ेगा कि 125 हम ऑक्टल के लिए ले रहे हैं या हेक्साडेसिमल के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन डेसिमल नहीं होगा, 125 अगर स्पेल कर रहे हैं तो ये डेसिमल नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये। दूसरा कि नंबर और डिजिट, जैसे किसी भी नंबर सिस्टम में आप जब कोई नंबर बनाते हैं तो उस नंबर सिस्टम में जो डिजिट है उसी डिजिट को यूज करके बनाते हैं। तो बाइनरी का कोई भी नंबर आप बनाएंगे उसमें केवल 0 1 ही दिखेगा, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं दिखेगा, इसलिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 है। तो इनसाइड द कंप्यूटर whatever instructions is handled by the central part of the computer, that is always in the form of 0 and 1, but we are not giving the data or instruction in the form of 0 and 1. So for that reason translator is needed। तो ट्रांसलेटर की जरूरत इसलिए है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेट या फॉर्मुलेट होने के लिए इनसाइड कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में होना जरूरी है। तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको 0 1 के फॉर्म में चेंज कर देगा ताकि आपका वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर्ली एनालाइज इनसाइड द कंप्यूटर हो सके। पहला। दूसरा चीज कि आप जो भी नंबर सिस्टम बनाएंगे, जो भी नंबर सिस्टम का जो नंबर बनाएंगे उसमें ये पता होना चाहिए कि ये
नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम का नंबर है या किस नंबर सिस्टम के डिजिट्स को, सिंबल्स को या कैरेक्टर्स को यूज करके बनाया गया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हम लोग इसको क्विक रिव्यू करते हैं तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब बेसिकली वी जस्ट टेक वन एग्जांपल। तो डेसिमल में जो डिजिट है इसी डिजिट का यूज होगा, बाइनरी में जो डिजिट है उसी डिजिट का यूज होगा, इसमें भी केवल डिजिट है लेकिन इसमें डिजिट के साथ सिंबल भी है, या आप बोल सकते हैं कैरेक्टर भी है। तो डेसिमल में यू ऑलरेडी नो दैट कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर आ रहा है, हाँ कैपिटल। तो अब ये जो आप यहाँ पर ये जो मेंशन हो गया डिजिट सबका, तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गया आपको कि बेस इसका क्या होगा, बेस 10 होगा इसलिए कि डिजिट 10 है। इसका बेस 2 होगा क्योंकि डिफिनीशन जो बेस का हम लोग देखे, बेस या रेडिक्स बोल सकते हैं आप। इसका बेस कितना हो जाएगा 8 और इसका बेस हो जाएगा 16। क्यों है बेस 16, क्यों है बेस 2, क्यों है 10, ये क्लियर है। According to definition of base or radix, it is the total number of digits available in a specific number system. Now, whenever you discuss any example, like in decimal number system, whenever you are generating any number like 125, so 125 you have to mention base. So this one is what? This one is the base, representation of base, and this one is the number. ये आपका नंबर है। नंबर क्यों है? क्योंकि इस नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया, 1, 2 और 5, और ये तीनों डिजिट इसी नंबर सिस्टम का डिजिट है। लेकिन अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है कि इस नंबर को हम स्पेल कैसे करेंगे। तो स्पेल करेंगे इसको 125, इसको कलेक्टिव स्पेल करेंगे। यानी अगर 125 लिखा हुआ है तो इसको 125 बोलेंगे, 125 नहीं बोलेंगे। बहुत बार आप बोल देते हैं 125। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि कोई 4-5 डिजिट का नंबर है, डेसिमल नंबर ही है, लेकिन आप उसको स्पेल कर देते हैं 1 2 5 3 4 5 लिख लो, लेकिन एक्चुअली वो गलत आपका स्पेल है, स्पेल करना वो गलत है। अगर वो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एडिशन करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो है टोटल डिजिट 10 है तो उसी के हिसाब से कैरी भी होगा। बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 है, उसी के हिसाब से कैरी होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी उसी बेसिस पर करते हैं नंबर सिस्टम में। बाइनरी के केस में अगर कोई नंबर लेते हैं सपोज, तो इसका सबसे पहले तो बेस यहाँ दिखाएंगे, बाइनरी का बेस 2 है, और ये जो आपका ये नंबर है, why it is number, because it is generated or created by using the digit of binary number system. तो digit of binary number system is 0 1, तो इस नंबर को बनाने में केवल 0 1 का यूज किया गया है। अब इसको जो स्पेल करना है, ये कभी भी इंडिविजुअली, इसको आप 1101 नहीं बोल सकते, तो यू ऑलवेज स्पेल इट इन द फॉर्म ऑफ 1 1 0 1, दिस इज द स्पेल। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये सब पर एप्लीकेबल है, डेसिमल को छोड़कर बाकी जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्टल, सपोज वी टेक वन एग्जांपल 1 2 5, अगेन वही ले रहे हैं। अब इसका बेस 8 दिखा रहे हैं, ये आपका नंबर है, और इस नंबर को स्पेल कैसे करेंगे, अगेन 1 2 5, not 125. In case of hexadecimal, suppose we take one example 1ABC,
बिकॉज डिजिट भी यूज कर सकते हैं यहाँ। इसको स्पेल कैसे करेंगे, 1 A B C, ठीक है ना। तो 1 ABC तो ऐसे भी आपको इंडिविजुअली करना होगा। इस 1 को यूनिट यानी 1000 या 100 प्लेस को प्लेस वैल्यू नहीं चेक करेंगे, प्लेस या फेस वैल्यू यहाँ नहीं देखना है, इंडिविजुअली स्पेल कर देना है। तो दिस इज द मेजर differences in all the number system. Next, we just discuss about the conversion. एक मिनट, हाँ हो गया। 1 to, ठीक है, 1 to 8 ABC, ठीक है। तो लिखेंगे 1 to 8 then ABC, ऐसे ही करें। कन्वर्जन ऑफ बेसिकली जैसे अभी हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए थे डेसिमल के लिए D B, तो यहाँ टोटल जो कन्वर्जन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो DB डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी से डेसिमल B, सिमिलरली डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, देन बाइनरी टू octal, binary to hexadecimal, and then octal to hexadecimal. That means कि ये टोटल 6 में हर में 2-2 कन्वर्जन है, तो रिवर्सिबल है डेसिमल से बाइनरी। नाउ आउट ऑफ दिस 6, पहला जो 3 है, समझिए यहाँ पर पहला जो 3 है ये आपका आइडेंटिकल है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज आइडेंटिकल इन बोथ मैनर, यानी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट समझिए कि कोई भी आपका जो नंबर होता है उसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, ठीक है ना, पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट क्या है, जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल 125.25, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीग्रल पार्ट इज 125 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.25। तो अब ये इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर जो एल्गोरिथम सेट करते हैं, यानी डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल टू बाइनरी में आ जाओ, नोट करा दो प्रॉब्लम। तो डेसिमल टू बाइनरी में वी यूज द बेस ऑफ बाइनरी, बाइनरी का बेस 2 होता है। समझिए यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, इसको याद नहीं करना है और इसको बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा, नॉट इन ए पर्टिकुलर 3 years कोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years कोर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो यू हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पर नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम बैंकिंग से लेकर सब जगह यूज होता है। तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओनली द बेस विल बी चेंज, स्ट्रेटजी रिमेन सेम, यानी जो स्ट्रेटजी कन्वर्जन का होगा वो सेम रहेगा, केवल बेस चेंजिंग होगा। यानी डेसिमल टू बाइनरी में बाइनरी का बेस 2 होता है
डेसिमल टू ऑक्टल में ऑक्टल का बेस 8 होता है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो जो स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे 1 के लिए वो 2, 3 पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी 1 में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। इसमें 2 पार्ट है, एक है आपका डेसिमल टू बाइनरी और दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल, जस्ट उसका रिवर्स। तो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करना है और फ्रैक्शनल, तो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जांपल वी just take simple example 25.25. This one is the decimal. You have to convert this decimal into binary form. ठीक है ना? तो what is the base of binary? हाँ, तो यहाँ पर अब इंटीग्रल पार्ट के लिए जो रूल है वो रूल क्या है कि जो भी आपका इंटीग्रल पार्ट है उसको सोर्स यानी डेस्टिनेटिव जो आपका कन्वर्जन है उस डेस्टिनेटिव कन्वर्जन में का जो बेस है उस बेस से डिवाइड करते हैं। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रल पार्ट के लिए। रिमाइंडर यहाँ राइट साइड में लिखेंगे, रिमाइंडर अगर नहीं होगा तो 0 लिखेंगे, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसमें क्या है, रिमाइंडर हमेशा जब डेसिमल टू बाइनरी आप में बाइनरी से यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0, 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट है, 0 और 1। लेकिन डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो रिमाइंडर 0 से 7 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का डिजिट जो है वो 8 है, 0 से लेकर 7 तक ये सारा डिजिट हो सकता है रिमाइंडर के फॉर्म में। हेक्साडेसिमल के केस में रिमाइंडर आपका 0 to 9 डिजिट या ABCDEF कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। अब बोलेंगे ABCDEF कैसे होगा? तो अभी यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए नंबर, हाँ ये इसमें क्या है कि ये ABCDEF जो है ये इक्विवेलेंट यानी 9 के बाद ये इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है ना? तो A का जो न्यूमेरिक वैल्यू 10 होता है, B का 11, C का 12, D का 13, T का 14 और 15। तो अगर आपका रिमाइंडर 14 है तो उस 14 को रिप्लेस कर सकते हैं कैरेक्टर E से। ठीक है ना? तो हेक्साडेसिमल के केस में रिमाइंडर 0 to 9 डिजिट या ABCDEF कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए जो रूल है ये रूल आपका डेसिमल टू ऑक्टल के लिए भी होगा। चेंज क्या होगा? बाइनरी का बेस 2 यूज हो रहा है तो ऑक्टल के केस में 8 यूज होगा, हेक्साडेसिमल के केस में 16 यूज होगा। बाकी इंटीग्रल का जो नियम है वही रहेगा। यानी अगर डेसिमल से बाइनरी करना है तो इंटीग्रल पार्ट के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे। डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब जो फ्रैक्शनल के लिए करेंगे इसको पहले पूरा कर लें। देखिए इसको हम लोग डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो भी आपका डेटा है ये स्टैक में स्टोर होता है। आगे जब स्टैक पढ़ेंगे, स्टैक आप नहीं भी पढ़े तो स्टैक जानते हैं ना। स्टैक जब डिस्क को रखते हैं, नंबर ऑफ CD केस में CD को CD के ऊपर रखते हैं तो दैट इज द स्टैक ऑफ CD। प्लेट के ऊपर प्लेट, आप किसी पार्टी में जाते हैं या फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर जब खाने का प्रक्रिया शुरू होता है तो वहां पर प्लेट एक के साथ एक प्लेट का जो है हाँ वो स्टैक होता है। बुक के ऊपर बुक, बहुत सारा बुक, 10 बुक रख दिया, दैट इज द स्टैक ऑफ बुक। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टैक जो आप जितना रिमाइंडर बच रहा है वो स्टैक में स्टोर होता जाता है इनसाइड द कंप्यूटर। तो ये पहला 1 आपका स्टैक यहाँ पर आया, दूसरा जो है 0, फिर तीसरा 0, फिर 1 और फिर 1। तो इससे आउट कैसे होगा? सबसे पहले जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले, तो ये सबसे पहले 1, फिर 1, 0, 0, 1। तो इसीलिए इसको हम लोग डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं। तो पहले 1, फिर 1, फिर 0, 0, 1। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस स्टैक, क्योंकि योर रिमाइंडर इज मेंटेन्ड अंडर स्टैक मेमोरी।
तो आपका जो रिमाइंडर एक के बाद एक स्टैक में गया, तो जब स्टैक को रिलीज करेंगे, डेटा रिलीज करेंगे, तो स्टैक में जो लास्ट में इन हुआ होगा वो सबसे पहले बाहर होगा। तो इसको जनरली हम लोग लिख देते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या है कि जो भी आपका, ये क्लियर हो गया, बाकी 2-3 के लिए भी यहाँ इंटीग्रल पार्ट में 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी है। अगर डेसिमल टू ऑक्टल होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगा। अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे, सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगा। फ्रैक्शनल के लिए जो रूल बना रहे हैं वही रूल आपका बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है कि जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसको स्टोर करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को फर्दर मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन कब तक चलेगी। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 रूल है। पहला चीज, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट 0 हो जाए, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका कंप्लीट 0 फ्रैक्शनल पार्ट में ना हो। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट हो जाए। जैसे 0.20 है, दोबारा 0.20 आ जाए, तो 0.20 दोबारा आ जाएगा, इसका मतलब सेम प्रोसीजर फिर चलते रहेगा। तो वहां पर ट्रिपल डॉट दे देंगे, डॉट 3 बार डॉट डॉट करके उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बना देंगे। यानी ये रिजल्ट आपका एग्जैक्ट नहीं निकलने वाला है, ये कंटिन्यूअस चलेगा। तो इसको एक लेवल के जाने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे 3 डॉट्स डालकर। तो 2 टर्मिनेशन पॉइंट है। ये टर्मिनेशन पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऑक्टल के लिए भी और हेक्साडेसिमल। अंतर क्या है कि बाइनरी के केस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्टल के केस में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल के केस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरे बार में आपका आ गया 1.00, तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट। इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखते हैं, यानी कि इसका फाइनल आउटकम क्या आ गया, 11001 और इसके बाद पॉइंट के बाद ये पहले 0 फिर 1। दिस इज द बाइनरी। नाउ यू विल गेट द बाइनरी। जस्ट टेक दिस बाइनरी 11001.01 and convert this binary into decimal। अब यहाँ जो रूल हम लोग लगाएंगे, ये रूल ऑक्टल टू डेसिमल के लिए भी लगेगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए भी लगेगा। चेंज क्या होगा, केवल बेस। बाइनरी का बेस 2 यूज कर रहे हैं, ऑक्टल का बेस 8 यूज होगा, हेक्साडेसिमल का बेस 16 यूज होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर, हाँ बोलिए। सर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे उसके बाद? हाँ, 0 नहीं आएगा तो उस केस में यहाँ 3 डॉट डाल देंगे, यानी 01 के बाद 0.01 लिखने के बाद 3 डॉट डाल देंगे। इसका मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ठीक, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका कोई भी डेटा रिपीट होगा तो फिर डेटा वही 1-2 डॉट के बाद 1-2 आइटरेशन के बाद फिर वही डेटा आ जाएगा। तो वहां पर हम डॉट डॉट करके वहां पर टर्मिनेट कर देंगे प्रोसेस। अब यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल के लिए क्या है, पहले इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं फिर फ्रैक्शनल। तो इंटीग्रल पार्ट में क्या है कि 1 इंटू, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, स्कैन करेंगे। 1 को जब लिखेंगे तो 2 का जो पावर है 1 के बाद डेसिमल के पहले तक जितना डिजिट है वो पावर में रेज होगा। यानी 1 के बाद कितना डिजिट है डेसिमल के पहले, 4, तो इसका 4 पावर होगा, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 के बाद 3 है। इसमें 0 को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 0 को लिखिए। देखिए डेसिमल के पहले तक का डिजिट जब लिखेंगे तो ये पावर 4 3 2 1 0 तक जाएगा। इसके बाद जैसे ही डेसिमल के बाद वाले को लिखेंगे तो 0 के बाद ये -1 -2 घटता चला जाएगा, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट घटता ही जाएगा। 4 से 0 तक गया, और डेसिमल के आगे बढ़ेंगे तो और घटेगा, -1 -2 -3 जितना डिजिट है। तो डेसिमल के बाद में हमको ये नहीं देखना है कि राइट में कितना है लेफ्ट में कितना है, डेसिमल के बाद डिजिट लेना है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 है तो -1 हो जाएगा, इसके बाद -1 के बाद -2 हो जाएगा। यहाँ प्लस रहेगा ना सर आगे? हाँ, ये सब प्लस है, +1 है। 1 इंटू, ये 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 तो
अच्छा मल्टीप्लाई लिख दिए क्या? हाँ तो इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। प्लस फिर उसको कैसे लिखेंगे सर? 1/2 लिखेंगे अगर 1 रहेगा तो? क्या बोलिए? सर 2 का पावर -2 है तो 1/4 लिखेंगे, फिर हाँ उसको हाँ, डेसिमल में लिखेंगे। -2 है तो जो रूल आप जानते हैं वही लगेगा। आप जो रूल जानते हैं x का पावर 0 अगर 1 होता है तो x का पावर -m इक्वल टू 1/x का पावर m होता है, तो होता है फिर ना? इसको डेसिमल में चेंज करेंगे सर। 2 का पावर 1/2 -2 है तो 1/2 का पावर 2 होगा। 1/4 को फिर डेसिमल में चेंज करके लिखेंगे सर, पॉइंट में। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा जी तुम्हारा आवाज। सर जो डेसिमल मतलब 1 का पावर 1/4 आएगा ना सर उसका आंसर? हाँ तो 1/4 को 1/4 ही लिखेंगे कि फिर उसको पॉइंट में करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/4 बिल्कुल, 1/4 को 1.25 लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुमको इसको पॉइंट में तो करना है ना। तो ये हो गया आपका 16, गलत में लगा हुआ, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1/4, तो ये आपका हो गया 25 25। प्लस 0.25। 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। हाँ, तो अब ये आपका बाकी का दो भी आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल टू ऑक्टल में सेम एग्जांपल लेंगे। अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट एक हाँ बोलिए। टाइम हो गया। बस बस, जस्ट कंक्लूड द टॉपिक। ये हाँ ये भेज दे, इसका कंटेंट लिखने का कोशिश नहीं करिए, भेज देंगे, ठीक है ना, आपके ग्रुप में डाल देंगे। ओके, ये बाकी का 3 कॉन्सेप्ट आपका हो गया। 3 कॉन्सेप्ट में सेम यूज करना है आपको, बाकी हम 3 कंप्लीट करके भेज देंगे, ठीक है ना। और बाकी का 4 5 6 हम नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। समझना ये है कि डेसिमल आपका यही वैल्यू लेना है 25.25। इसी डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में बदलना है और फिर रिवर्स चेक भी कर लेना है। ये आपका जो 2 का पावर रेज हुआ है, सेम स्ट्रेटजी 8 का पावर रेज होगा, सेम स्ट्रेटजी 16 का पावर रेज होगा। तो यू कैन टेक द सेम एग्जांपल, ये हम छोड़ दे रहे हैं, यू कैन जस्ट टेक द सेम एग्जांपल। इसी एग्जांपल को आपको ऑक्टल में बदलना है और जो रिजल्ट आएगा उसको चेक कर लेना ऑक्टल से डेसिमल में। और सेम थिंग तीसरे वाले में भी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के केस में भी आपको 2 कंडीशन होगा। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो इसमें भी सेम एग्जांपल आपको लेना है, सेम एग्जांपल को हेक्साडेसिमल बदलना है और जो हेक्साडेसिमल आएगा उसको चेक कर लेना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। आर यू गेटिंग द पॉइंट?